उदयपुर की शान और शौकत पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन शहर के कोने में बसी तंग गलियों की कहानी कोई नहीं सुनता। जब सूरज की पहली किरण पिछोला झील के पानी को सोने जैसा चमकाती थी, तब सावित्री अपनी झोपड़ी से निकलकर सिंह परिवार की आलीशान हवेली की ओर बढ़ती थी। हवेली की ऊंची दीवारें उसके लिए गरीबी और अमीरी के बीच की लकीर जैसी थीं। सावित्री का चेहरा धूप में तपकर सांवला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह जानती थी कि इस हवेली के पीछे का दरवाजा ही उसकी दुनिया और उसके बेटे किशन के सपनों को जिंदा रखने का एकमात्र जरिया है। हवेली के अंदर का वातावरण बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था, जहां हर चीज की चमक आंखों को चौंधिया देती थी। राजेश्वर सिंह, जो शहर के सबसे बड़े हीरा व्यापारी थे, उनके लिए समय ही पैसा था और पैसा ही भगवान। उनकी पत्नी नंदिनी, जो अपनी सुंदरता और महंगे गहनों में खोई रहती थी, उसके लिए सावित्री केवल एक काम करने वाली मशीन से ज्यादा कुछ नहीं थी। नंदिनी अक्सर अपनी महंगी साड़ियों की शिकायत करती रहती थी, जबकि सावित्री की पुरानी सूती साड़ी में हजारों जगह रफू किया गया होता था। अमीर और गरीब के बीच का यह फासला इतना गहरा था कि एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद उनकी दुनियाएं कभी एक दूसरे से नहीं मिलती थीं। इस बेजान पत्थर की हवेली में अगर कोई फूल खिला था, तो वह थी 7 साल की नन्ही आरोही। सुबह आंख खुलते ही उसके होठों पर सबसे पहला नाम अपनी मां का नहीं, बल्कि बही मां यानी सावित्री का होता था। जब सावित्री अपने खुरदरे हाथों से आरोही के रेशमी बालों में तेल लगाती और कंघी करती, तो आरोही को जो सुकून मिलता था वह उसे अपनी मां की गोद में भी नहीं मिलता था। सावित्री के लिए आरोही केवल मालिक की बेटी नहीं थी, बल्कि उसके सूने आंचल में खिला हुआ एक ऐसा गुलाब था जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, और उसकी हंसी ही सावित्री की थकान मिटाती थी। आज हवेली में जश्न का माहौल था, क्योंकि छोटी मालकिन आरोही का जन्मदिन था और पूरा घर विदेशी फूलों से सजा हुआ था। शहर के सबसे अमीर और नामचीन लोग महंगे तोहफे लेकर आ रहे थे, मानो सितारे जमीन पर उतर आए हों। सावित्री रसोई में लगातार काम कर रही थी और पसीने से लथपथ होकर पकवान बना रही थी। बीच बीच में नंदिनी आती और उसे हिदायत देती कि वह मेहमानों के सामने ना आए, क्योंकि उसके मैले कपड़े उनकी शान में दाग लगा सकते हैं। सावित्री चुपचाप सुन लेती, क्योंकि उसके लिए आरोही की खुशी से बढ़कर कोई अपमान नहीं था जो वह सहना। पार्टी अपने शबाब पर थी और आरोही को केक काटने के लिए स्टेज पर बुलाया गया, जहां सब तालियां बजा रहे थे। अचानक आरोही का चेहरा सफेद पड़ने लगा और उसके नन्हे हाथ कांपने लगे, मानो उसके शरीर से जान निकल रही हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह एक टूटी हुई गुड़िया की तरह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। संगीत रुक गया और हवेली में चीख पुकार मच गई, जबकि नंदिनी जोर जोर से रोने लगी। सावित्री, जो पर्दे के पीछे खड़ी थी, उसका कलेजा मुंह को आ गया और वह दौड़कर आरोही के पास जाना चाहती थी, लेकिन अपनी औकात और मालिक के क्रोध के डर ने उसे वहीं रोक दिया। अस्पताल के आईसीयू के बाहर की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, और वहां सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। डॉक्टरों ने जब बताया कि आरोही के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं और उसे तुरंत प्रत्यारोपण की जरूरत है, तो सिंह परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजेश्वर सिंह ने गुस्से में डॉक्टरों पर चिल्लाते हुए कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी बेटी जिंदा चाहिए, चाहे कितना भी पैसा क्यों न लग जाए। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा कि यह पैसों का नहीं, बल्कि समय और सही डोनर मिलने का सवाल है, क्योंकि आरोही का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है। नंदिनी का रो रोकर बुरा हाल था और वह भगवान से अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा था। राजेश्वर सिंह ने अपने रसूख और दौलत का इस्तेमाल करते हुए देश भर के अस्पतालों में फोन घुमाए और मुनहमांगी कीमत देने का ऐलान कर दिया। रिश्तेदार और दोस्त जो कल तक पार्टी में हंस रहे थे, वे अब अपनी सेहत और भविष्य का बहाना बनाकर टेस्ट करवाने से पीछे हटने लगे थे। दौलत के ढेर पर बैठे इस परिवार को आज पहली बार
एहसास हो रहा था कि पैसा मौत को नहीं खरीद सकता और न ही मुसीबत में कोई साथ देता है। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था और आरोही की सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं, जिससे राजेश्वर का अहंकार चकनाचूर होने लगा था और वह हताश होकर दीवार पर सिर मारने लगे थे। सावित्री अस्पताल के ठंडे फर्श पर एक कोने में बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके मन में एक भयानक द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि एक तरफ उसका अपना बेटा किशन था, जिसकी वह एकमात्र सहारा थी, और दूसरी तरफ वह बच्ची जिसे उसने अपनी छाती से लगाकर बड़ा किया था। अगर ऑपरेशन में उसे कुछ हो गया तो किशन अनाथ हो जाएगा। यह सोचकर उसका दिल कांप उठता था और उसे घबराहट होने लगती थी। लेकिन जब उसने कांच की दीवार के उस पार नन्ही आरोही को ऑक्सीजन मास्क लगाए देखा तो उसकी ममता जीत गई और उसने चुपके से डॉक्टर के पास जाकर अपना टेस्ट करवाने का फैसला किया। जब डॉक्टर ने राजेश्वर सिंह को बताया कि एक डोनर मिल गया है और वह पूरी तरह से मैच करता है, तो उनकी जान में जान आई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह डोनर कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी नौकरानी सावित्री है, तो वे सन्न रह गए और उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस औरत को वे अपने घर के सोफे पर बैठने के लायक नहीं समझते थे, आज उसी का खून और अंग उनकी बेटी की रगों में दौड़ने वाला था। नियति का यह खेल बड़ा अजीब था कि महलों में रहने वाली राजकुमारी की जान बचाने की चाबी एक झोपड़ी में रहने वाली गरीब विधवा के पास। राजेश्वर ने सावित्री को अपने केबिन में बुलाया और मेज पर चेक बुक रखते हुए कहा कि वह जो चाहे मांग सकती है, क्योंकि वह उनकी बेटी को जीवनदान दे रही है। सावित्री ने कांपते हाथों से चेक बुक को परे हटा दिया और अपनी साड़ी का पल्लू फैलाकर राजेश्वर के सामने भीख मांगते हुए कहा कि उसे पैसा नहीं चाहिए। उसने रुंधे गले से कहा कि बस मेरे मरने के बाद या मेरे लाचार होने पर मेरे बेटे किशन की पढ़ाई न रुके और उसे एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिले। राजेश्वर ने तुरंत हां कर दी, क्योंकि यह सौदा उनके लिए बहुत सस्ता था और ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गईं। ऑपरेशन के बाद हवेली में खुशियां तो लौटीं, लेकिन उनका रंग पूरी तरह से बदल चुका था। नन्ही आरोही महंगी दवाओं और विशेष देखभाल के कारण किसी मुरझाए फूल की तरह फिर से खिल उठी थी और उसकी हंसी से घर गूंजने लगा था। दूसरी ओर सावित्री, जिसने अपने शरीर का एक अहम हिस्सा खो दिया था, वह अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी और उसे हर पल थकान महसूस होती थी। अस्पताल से लौटने के बाद उसे न तो आराम मिला और न ही वह पौष्टिक भोजन जो एक मरीज को मिलना चाहिए था, जिससे उसका शरीर दिन पर दिन कमजोर होता चला गया। हवेली के लोगों के लिए आरोही का जीवन अनमोल था, लेकिन सावित्री का दर्द सिर्फ एक मामूली बात बनकर रह गया था। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो राजेश्वर और नंदिनी की आंखों में सावित्री के लिए थोड़ा सम्मान दिखा, लेकिन कृतज्ञता पानी पर खींची हुई लकीर की तरह होती है, जो जल्दी मिट जाती है। जैसे ही सावित्री काम पर लौटी, उसकी धीमी चाल और बार बार सांस फूलने की आदत नंदिनी को खटकने लगी, क्योंकि उसे काम में देरी बर्दाश्त नहीं थी। जो हाथ कल तक उनकी बेटी को जीवन देने के लिए आगे बढ़े थे, आज वही हाथ जब काम करते वक्त कांपते तो मालकिन को गुस्सा आता था। नंदिनी अक्सर ताना मारती कि बीमारी का बहाना बनाकर वह कामचोरी कर रही है, जबकि सावित्री चुपचाप अपने आंसू पीकर रह जाती थी और अपना काम करती रहती थी। सबसे बड़ा जुल्म तो तब हुआ जब आरोही को सावित्री से मिलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई, जो उसके लिए मौत से भी बदतर सजा थी। जब भी आरोही अपनी बड़ी मां के पास जाने की जिद करती, तो नंदिनी उसे यह कहकर डरा देती कि सावित्री को कोई गंदी बीमारी है जो उसे भी लग जाएगी। सावित्री दूर से ही अपनी लाडली को देखती और उसका मन तड़प उठता था, क्योंकि जिस बच्ची को उसने अपनी जान देकर बचाया था, आज उसी को उससे छीना जा रहा था। हवेली के उन बड़े कमरों में अब सावित्री के लिए कोई जगह नहीं बची थी और वह अपने ही घर में एक अछूत बनकर रह गई थी, जिसे सब हिकारत से देखते थे। एक दिन सफाई करते समय कमजोरी के कारण
सावित्री के हाथों से एक कीमती चीनी मिट्टी का फूलदान छूटकर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आवाज सुनकर नंदिनी दौड़ी आई और उसने सावित्री पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसने जानबूझकर यह नुकसान किया है, क्योंकि वह अब खुद को घर की मालकिन समझने लगी है। नंदिनी ने कड़े शब्दों में कहा कि एक गुर्दा देकर उसने उन पर कोई एहसान नहीं किया है जिसके बदले वह जिंदगी भर बैठकर खा सके। सावित्री फर्श पर बिखरे टुकड़ों को समेटते हुए रोती रही, लेकिन उसकी सिसकियां सुनने वाला वहां कोई नहीं था और इंसानियत उस दिन शर्मसार हो रही थी। शोर सुनकर राजेश्वर सिंह वहां आए और उन्होंने मामले को रफा दफा करने के लिए वह फैसला लिया जिसने सावित्री की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। उन्होंने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और सावित्री की ओर फेंकते हुए कहा कि यह उसका हिसाब है और अब उसे इस घर में आने की जरूरत नहीं है। जब सावित्री ने हाथ जोड़कर किशन की पढ़ाई के वादे की याद दिलाई तो राजेश्वर ने बेरहमी से कहा कि इलाज का पैसा देकर उन्होंने अपना सारा कर्ज चुका दिया है। अपमान और बेबसी के बोझ तले दबी सावित्री को धक्के मारकर उस गेट से बाहर निकाल दिया गया जहां उसने अपनी जवानी और अपना अंग दोनों कुर्बान कर दिए थे। 10 साल का वक्त पलक झपकते ही बीत गया और उदयपुर की फिजाओं में काफी बदलाव आ चुका था। आरोही अब 17 साल की एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे शहर में थी। राजेश्वर सिंह का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था और हवेली की शान शौकत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इस चकाचौंध के बीच आरोही के दिल में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था जिसे वह समझ नहीं पाती थी। उसे अक्सर बचपन की धुंधली यादें सताती थीं, जिनमें एक ममतामयी चेहरा उसे लोरी सुनाता था, लेकिन वह चेहरा अब उसके दिमाग से शहर के दूसरे कोने में बदबूदार नालियों और टूटी फूटी झोपड़ियों के बीच सावित्री अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। एक गुर्दे के सहारे जीना और ऊपर से गरीबी की मार ने उसके शरीर को हड्डियों का ढांचा बना दिया था। इलाज के अभाव और लगातार मेहनत ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में बेटे के लिए सपने अभी भी जवान थे। वह अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर किशन की किताबों और कॉलेज की फीस भरती थी, ताकि उसका बेटा उस गरीबी के दलदल से निकल सके जिसने उसकी पूरी जिंदगी निगल ली थी। किशन अब एक समझदार नौजवान हो गया था और वह अपनी मां की गिरती सेहत देखकर खून के आंसू रोता था। वह जानता था कि हवेली वाले उनके कर्जदार हैं और वह जाकर उनसे मदद मांगना चाहता था ताकि मां का इलाज हो सके। लेकिन सावित्री ने उसे अपनी कसम देकर रोक रखा था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उन लोगों के सामने हाथ फैलाए जिन्होंने उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका था। सावित्री अपने तकिए के नीचे आज भी आरोही का एक पुराना और फटा हुआ रुमाल छिपाकर रखती थी, जो उसकी ममता की आखिरी निशानी थी। नियति अपना खेल खेलने के लिए तैयार थी और एक दिन आरोही अपने पिता की लाइब्रेरी में कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए कुछ पुराने कागजात ढूंढ रही थी। अलमारी के सबसे ऊपरी रैक पर पड़ी एक धूल भरी फाइल पर उसकी नजर गई, जिसे शायद सालों से किसी ने नहीं छुआ था। जब उसने उत्सुकतावश उस फाइल को खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह उसकी मेडिकल हिस्ट्री की फाइल थी। उसमें साफ लिखा था कि 10 साल पहले उसकी जान बचाने वाला गुर्दा किसी विदेशी डोनर का नहीं, बल्कि उनकी पुरानी नौकरानी सावित्री देवी का था। उस एक नाम ने आरोही के दिमाग में बंद यादों के दरवाजे को जोर से धक्का मारकर खोल दिया। उसे अचानक याद आया कि कैसे वह बचपन में बड़ी मां की गोद में सोया करती थी और कैसे उन्होंने उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया था। उसे अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा आया, जिन्होंने इतना बड़ा झूठ बोलकर उस महान त्याग को छिपाया और उस महिला को अपनी जिंदगी से मिटा दिया। आरोही को अपनी आलीशान जिंदगी और अपने शरीर पर घिन आने लगी, क्योंकि उसकी हर सांस उस गरीब औरत की कर्जदार थी जिसे उसके परिवार ने भुला दिया था। आरोही ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपनी कार लेकर उस पते की ओर दौड़ पड़ी जो फाइल में लिखा था। शहर की चकाचौंध पीछे छूट गई और तंग गलियां शुरू हो गईं,
जहां गरीबी नंगी होकर नाच रही थी। धूल और धुएं के बीच से गुजरते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वह सोच रही थी कि कैसे वह अपनी बड़ी मां से माफी मांगेगी और उन्हें अपने साथ वापस महल ले जाएगी, जहां वे रानी की तरह रहेंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसल चुका है और अब बहुत देर हो चुकी है। जब उसकी कार बस्ती के किनारे रुकी तो वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। गंगा किनारे लोगों की एक छोटी सी भीड़ जमा थी और बीच में एक अर्थी रखी हुई थी, जिस पर सफेद कफन ढका था। आरोही के कदम वहीं जम गए और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया, मानो किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और जब उसने कफन हटाया तो वहां सावित्री का शांत और पीला चेहरा था, जो अब हमेशा के लिए सो चुका था। वह चेहरा जिस पर कभी ममता की चमक होती थी, अब मौत की नींद में विलीन हो गया था। किशन अपनी मां के शव के पास बैठा, पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था और उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। आरोही को देखते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसने कांपते हाथों से वह लिफाफा आरोही की ओर बढ़ाया और कहा कि यह वही पैसे हैं जो तुम्हारे पिता ने मां को अपमानित करके दिए थे। उसने बताया कि मां ने भूखे रहकर भी इन पैसों को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उनके लिए उनका स्वाभिमान इन कागजों के टुकड़ों से कहीं ज्यादा कीमती था और वे इसे वापस करना चाहती। तभी पीछे से एक और गाड़ी आई, जिसमें से राजेश्वर और नंदिनी घबराए हुए उतरे, क्योंकि वे अपनी बेटी का पीछा कर रहे थे। सामने का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका सारा अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। जिस औरत को उन्होंने कचरे की तरह बाहर फेंका था, आज उसी की अर्थी के सामने उनकी बेटी रो रही थी और वे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। गंगा की लहरें मानो उनसे कह रही थीं कि तुम पैसे से दुनिया खरीद सकते हो, लेकिन किसी का जीवन और त्याग नहीं खरीद सकते। राजेश्वर का सिर शर्म से झुक गया और नंदिनी के मुंह से सिसकियां निकल पड़ीं। सावित्री का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और उसकी राख गंगा के पवित्र जल में विलीन हो गई। लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसा कर्ज छोड़ गई जिसे कोई नहीं चुका सकता था। आरोही ने अपनी बड़ी मां की याद में सावित्री सेवा संस्थान की स्थापना की, जो गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज और अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देता है। राजेश्वर और नंदिनी आज भी अपने आलीशान महल में रहते हैं, लेकिन उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और दौलत उन्हें खुशी नहीं देती। हर साल आरोही के जन्मदिन पर वे केक नहीं काटते, बल्कि उस महान आत्मा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, जिसने अपनी जान देकर उन्हें जीवन का असली मतलब सिखाया।